इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हमारे पास ऐसे डिसऑर्डर हैं। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स एंड डीजेनरेटिव मीन्स कि जिसमें कोई चीज़ या तो डिकम्पोज हो रही है या डेथ की तरफ जा रही है या रप्चर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करना छोड़ देते हैं और फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ कॉज हो जाती है, वो डिसऑर्डर्स हमारे पास न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेज होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, जिनमें सबसे पहले आता है एल्जीमियस डिजीज, एटैक्सिया, हंटिंगटन्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिजीज, ब्रेन ट्यूमर्स एंड एपिलिप्सी। सबसे पहले हमारे पास आता है एल्जीमियस डिजीज। एल्जीमियस डिजीज हमारे पास शुरू होती है माइल्ड मेमोरी लॉस से, जिसमें थोड़ी थोड़ी मेमोरी शुरू में हमें भूलने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इतनी बिगड़ जाती है, इतनी सीवियर हो जाती है कि इंसान बात भी ठीक से पूरी नहीं कर सकता। कोई एक बात भी इंसान अगर करने लगता है वो ठीक से पूरी नहीं कर सकेगा और अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। यानी कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसे ठीक से जवाब नहीं दे सकते, आपकी मेमोरी प्रोसेस होना ही बंद हो जाती है। और इस डिजीज में ब्रेन का वो पार्ट जो मेमोरी, लैंग्वेज और थॉट्स को कंट्रोल करता है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होता है। उसके बाद हमारे पास एल्जीमियस डिजीज के कॉजेज आ जाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि अल्जीमियर डिजीज हमारे पास प्रोटीन्स के ब्रेन सेल्स के अंदर या ब्रेन सेल्स के अराउंड डिपॉजिट होने की वजह से होती है। एमोइलॉइड वो प्रोटीन है जो कि ब्रेन सेल्स के आसपास जमा होकर प्लेग्स क्रिएट करता है। और टाउ TAOU हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन है जो टेंगल्स फॉर्म करता है, मतलब धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है और ब्रेन सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती। अल्जीमियर्स डिजीज हाई ब्लड प्रेशर या सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी या फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, हमारी प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, अल्कोहल के इस्तेमाल से या लो लेवल ऑफ कॉग्निटिव एंगेजमेंट की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी इंसान की 65 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो उसको भी ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी इंसान की अल्जीमियर्स डिजीज़ के साथ है तो भी उस इंसान को हो सकती है। ये डिजीज़ इनहेरिटेड भी हो सकती है, लेकिन रिसर्चेज में कुछ खास इसका एविडेंस नहीं है अभी तक। इसके साथ साथ ये लोग कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि ये अच्छे तरीके से मेमोरी को प्रोसेस नहीं कर सकते, अपने मेंटल प्रोसेसेस जो हैं उन्हें एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर सकते। और हेड ट्रॉमा, जिन लोगों को सर पे कोई चोट आई हुई होती है उन्हें भी अल्जीमियर्स डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। अल्जीमियर्स डिजीज के हमारे पास सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले तो इंसान अपनी ही की हुई बातें भूल जाता है, अपनी की हुई बातचीत या वादे भूल जाता है। इंसान हाल ही में हुए इवेंट्स भूल जाता है, थोड़ी देर पहले की हुई बात वो भूल जाता है, थोड़ी देर पहले रखी हुई चीज़ भूल जाता है। इसके साथ साथ ऐसा इंसान जिसे अल्जीमियर्स डिजीज है वो अपने करीबी लोगों के, अपनी जगहों के या चीज़ों के नाम तक भूल जाता है। मतलब उसे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले आइटम्स के नाम भी याद नहीं रहते। ऐसे लोगों का मूड और बिहेवियर दोनों अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बात याद ही नहीं रहती। थोड़ी देर वो खुश, थोड़ी देर उदास हो जाते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी इनकी पर्सनैलिटी में जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरों से बातचीत करने से ये हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ना कोई बात याद रहती है और सही लफ्ज़ का या बाहर वाले लोगों को जवाब देने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और उस सोचने में भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करते हैं। मियर डिजीज़ को डायग्नोज कैसे किया जाता है? इसे डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट मेंटल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें ये पता किया जाता है कि मेमोरी उस बंदे की जो है वो लॉस हो रही है कि नहीं हो रही। मेमोरी इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए या उस बंदे के थिंकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए या उसके ब्रेन की फंक्शनल एक्टिविटीज़ को, ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ये मेंटल टेस्ट हैं। इसके अलावा कोई भी ब्लड टेस्ट अभी तक ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ जो अल्जीमियर्स डिजीज़ को डायग्नोज कर सके। हाँ, MRI, CT स्कैन और PET ये मदद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू दे सकते हैं कि अल्जीमियर्स डिजीज है इस बंदे को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्जीमियर्स डिजीज के ट्रीटमेंट्स। अल्जीमियर डिजीज को ट्रीट करने के लिए अभी तक कोई मेडिसिन प्रॉपर इजाद ही नहीं हुई है, लेकिन टेम्परेली इनके अल्जीमियर्स डिजीज के सिम्टम्स को कम करने के लिए या उस बंदे को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं, एंटी एंग्जाइटी पिल्स दी जा सकती हैं या स्लीपिंग पिल्स दी जा सकती हैं, ताकि कुछ टाइम वो सुकून कर सके। इसके साथ साथ जो बची कुची मेमोरी है वो लॉस ना हो, इसलिए उसे कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। और इस सब के साथ साथ फैमिली की सपोर्ट उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो अपनी इस कंडीशन के साथ कोप अप कर सके। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हमारे पास आ जाता है वो है पार्किंसंस डिजीज़।
पार्किंसंस डिजीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अनइंटेंडेड और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि झटके लगते हैं इंसान को, इंसान हिलने लग जाता है, इंसान के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, एजा सख्त हो जाते हैं और इंसान अपनी बॉडी बैलेंस नहीं कर सकता, अपनी बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। अपनी ही बॉडी में जब इंसान के बगैर अपनी मर्जी के जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस डिजीज हमारे पास तब कॉज होती है जब नर्व सेल जो कि ब्रेन के पार्ट सब्सटेंशिया नाइग्रा में प्रेजेंट होते हैं वो या तो रप्चर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा में यानी कि वो एक ब्रेन पार्ट है जिसमें प्रेजेंट सेल्स जब डिस्टर्ब हो जाएं या अपना रोल परफॉर्म करना छोड़ दें तो पार्किंसंस डिजीज होगी, जिससे इंसान को अपनी मर्जी के बगैर ही झटके लगेंगे, उसके मसल्स या उसकी बॉडी पार्ट्स अपनी मर्जी के बगैर मूव भी करेंगे और उसका बॉडी बैलेंस उसके कंट्रोल में नहीं रहता। रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि पार्किंसंस डिजीज जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इन दोनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई बंदा एटॉमिक पावर प्लांट पे काम करता है तो उसका टॉक्सिन से कितना एक्सपोजर होता है, या किसी केमिकल लैब में काम करता है तो उन टॉक्सिन से एक्सपोजर की वजह से भी उस बंदे को पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। पार्किंसंस डिजीज के हमारे पास सिम्टम्स ये हैं कि हाथ, बाजू, पाँव ये सब उस बंदे के या तो कांपते हैं या ये सब सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, इंसान की बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, इंसान की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, उसकी बॉडी की मूवमेंट, उसकी बॉडी का बैलेंस कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। इसके साथ साथ वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है क्योंकि वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे खाना चबाने में मुश्किल होती है। इसके साथ साथ उस बंदे को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर ब्लड लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोज नहीं किए गए, लेकिन नॉन जेनेटिक केसेस जैसे कि वो जो जिन्हें इनहेरिटेड पार्किंसन डिजीज़ नहीं है उन्हें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, यानी कि उनकी साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल उनके ब्रेन के एग्जामिनेशन से ये पता चल सकता है कि उनके सब्सटेंशिया नाइग्रा में कोई सेल्स डैमेज हैं कि नहीं, तो उससे डायग्नोज किया जा सकता है कि इस बंदे को पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस डिजीज का हमारे पास ट्रीटमेंट ये है रोटेरी, साइनेट, डोपा, लेवोडोपा। ये वो मेडिकेशंस हैं जो पार्किंसंस डिजीज के दरमियान मतलब या उसके ड्यूरेशन में पेशेंट को दी जा सकती हैं। ये नेचुरल केमिकल्स हैं जो ब्रेन में जो है जाकर कन्वर्ट होते हैं डोपामीन में, और डोपामीन क्या करती है, वो एक प्लेयर इफेक्ट प्रोवाइड करती है, वो एक रिवॉर्ड और मोटिवेशन केमिकल है जिससे उस बंदे को कुछ हद तक ज़हनी जो है सुकून मिल सकता है। पार्किंसन डिजीज़ और अल्ज़ाइमर डिजीज़ के बाद हमारे पास जो कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है हमारे पास, जिसमें ब्रेन एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है और सीरियस यानी कि झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ अनयूजुअल बिहेवियर का पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि मिर्गी के दौरे। मिर्गी के दौरों में क्या होता है, इंसान को पहले तो झटके लगते हैं और उसके बाद इंसान भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। इंसान को याद बिल्कुल भी नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी क्या कंडीशन थी, उसको कैसा फील हो रहा था। ब्रेन ट्यूमर हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर या ब्रेन सेल्स के आसपास एक एबनॉर्मली ग्रोथ सेल्स होते हैं, एक मास ऑफ सेल्स होता है। कहा जा सकता है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो एबनॉर्मली ग्रो करता है और वो क्लॉटिंग शुरू कर देता है, या तो वो ब्रेन सेल्स के अंदर या फिर ब्रेन सेल्स के अराउंड अपना क्लॉट बनाता है। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में ये होता है कि ये वो कंडीशन है जिसमें नर्वस सिस्टम रैंडमली डैमेज हो जाता है जिससे मसल वीकनेस कॉज हो जाती है, यानी कि ब्रेन के वो टिश्यूज़ या वो सेल्स डैमेज होते हैं जो कि हमारी मसल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा हमारे मसल इससे प्रॉपरली डैमेज हो जाते हैं और वो विजिबली वीकनेस शो हो रही होती है। हंटिंगटन्स डिजीज़ हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन काम करना छोड़ देता है। ये डिजीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में भी इनहेरिटेड हो सकती है और ये डिजीज़ टाइम के साथ साथ और ज़्यादा बिगड़ती जाती है और 20 साल के टाइम पीरियड के बाद ये डिजीज़ जानलेवा मर्ज भी बन जाती है। एटेक्सिया में जो डिजीज़ है इसमें ब्रेन का वो पार्ट डैमेज होता है जो कि हमारी मसल कोऑर्डिनेशन को, यानी कि जो मसल्स हमारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं उसे डिस्टर्ब करता है या उसे कंट्रोल करता है, वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम की डिस्टर्बेंस की वजह से या सेरिबेलम की डैमेज की वजह से हमारे पास ये डिजीज़ कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमें काम करने में चलने में मुश्किल पेश आती है, इवन हमें अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल आती है, अपनी बातों तक को कोऑर्डिनेशन के लिए हमें
स्पीच कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और इसमें बहुत मुश्किल पेश आती है। खाना तक चबाने में इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल फील कर सकता है।